नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। 5 विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की ही जग छेड़ दी है। और इसी क्रम में ही बीजेपी का प्रचार करने अमित शाह और रुद्रप्रयाग पहुंचे और यहां उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। कल वही आपको बता दें, यानी 30 जनवरी को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचेंगे। और प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों से बातचीत की और इस दौरान ही बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी देश के ही वीर सैनिकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। और अमित शाह आज सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग में बाबा रद्रनाथ मंदिर में ही पहुंचेंगे और इसके साथ ही यहां दर्शन के बाद उन्होंने सुबह 11:30 बजे ही के आसपास ही बाजार रुद्रप्रयाग से डोर टू डोर प्रचार भी किया जाएगा। और रुद्रप्रयाग में ही डोर टू डोर कैंपेनिंग की दौरान ही गृह मंत्री ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को इस बारे में पर्चे भी बांटे गए हैं। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में ही बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ दौरे पर रहेंगे। और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोविड वार्ड का ही निरीक्षण किया, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सेकेंड वेव के ही दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस थी और आज पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में ही ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 500 प्लांट लगाए गए हैं, मेरठ में 29 प्लांट लगाए गए हैं। और पीएम के नेतृत्व में ही दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में सबसे प्रभावी भारत में बनी है। और बहुत लोगों ने ही वैक्सीन को मोदी का, भाजपा का वैक्सीन बता दिया है। तीसरी वेव के चलते ही आपको बता दें कि थर्ड वेव में ही 1 से 1.5% लोग आए और वो भी लोग आए जो पूर्व से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने ही सार्वजनिक मंच से ही राहुल गांधी के सामने सीएम बनने का अपना दावा पेश कर दिया है। और कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि अगर सिद्धू को चेहरा बनाया तो चन्नी नाराज होंगे और अगर चन्नी को चेहरा बनाया तो सिद्धू नाराज होंगे। और ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। जालंधर की रैली के दौरान ही मंच से ही नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने ही मुख्यमंत्री के चेहरे की मांग राहुल गांधी से कर दी। और अब मुश्किलें बहुत सारी सामने आ रही हैं। राहुल गांधी के सामने चुनाव की मुश्किलें हैं और नवजोत सिंह सिद्धू अपने आक्रामक अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपने आप को ही पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। जालंधर की रैली में सिद्धू ने कहा, आपका फैसला सभी मानेंगे, जनता को संशय में ना रखें और आप भले थोड़ा समय और लें, लेकिन सीएम का चेहरा दें और हाई कमांड का ही हर फैसला मुझे मंजूर होगा, लेकिन मुझे दर्शनी घोड़ा बनाकर मत छोड़ देना। और राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने ही अपना दांव तो चल दिया, लेकिन सिद्धू के राह इसलिए आसान नहीं रहने वाले क्योंकि उनके और सीएम की कुर्सी के बीच सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच ही शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस वार्ता में ही अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनता ही बीजेपी को हटाने में जुटी है। और अखिलेश ने यहाँ चौधरी चरण के ही किसानों को लेकर उज्जवल सपने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने ही चौधरी साहब के सपने को तोड़ा है। वहीं अखिलेश ने आगे कहा कि मैं और जयंत चौधरी हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हकों के लिए ही आखिरी तक लड़ेंगे। सपा मुखिया प्रेस वार्ता के दौरान ही कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो फिर 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे और सिंचाई के लिए ही बिजली माफ होंगे और किसानों के लिए ही एमएसपी पर खरीद के लिए इंतजाम किए जाएंगे। गुन्ने के भुगतान के लिए भी इसको लेकर उन्होंने इंतजार ना करना पड़े, इसको लेकर भी फार्मर कॉन्फ्रेंस फंड में लेकर भी सपा सरकार में किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
और आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आरएलडी के ही जयंत चौधरी को आज 2 साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो अपने तय समय पर नहीं हो सकी। दरअसल कुछ देर पहले ही अखिलेश ने केंद्र सरकार पर आज उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर ही रखने का आरोप लगाया और आज शुक्रवार को ही 1 बजे मुजफ्फरनगर में ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो करीब 2:30 बजे तक दिल्ली में ही थे। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भरी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी में ही बढ़ते कोरोना को लेकर ही किया गया है बड़ा फैसला। जी हां, 6 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। इसको लेकर भी फैसला लिया गया है और सभी की ऑनलाइन क्लास पहले की तरह ही चलती रहेगी। आपको बता दें कि यूपी में ही 24 घंटे में कोरोना के 8,000 केस मिले, जिसके बाद यह फैसला लिया गया और साथ ही बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस में भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ही रहने वाले 11वीं की छात्रा का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं की साजिश छात्रा के पिता से ही 10 लाख की फिरौती मांगने की थी, लेकिन जैसे ही उनके पता चला कि मामला पुलिस के पास चला गया है तो आरोपियों की फिरौती नहीं मांगी और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से एक आरोपी पीड़ित छात्रा का दोस्त बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि पुलिस का दावा है कि आरोपी ने ही छात्र से दोस्ती भी सिर्फ इसी लालच में की थी। छात्र ठीक ठाक परिवार से है और अगर उसे अगवा किया जाता है तो उसे छोड़ने की एवज में ही उसके परिवार वाले अच्छी रकम दे सकते हैं। ये पूरी साजिश बॉलीवुड मूवी अपहरण देखकर ही रची गई थी। और डीसीपी सागर सिंह ने भी बताया है कि 11वीं का छात्र रोहन परिवार के साथ लंदन के चंदन बिहार में ही रहता है और वो 23 जनवरी की ही शाम को अपने दोस्त गोपाल के साथ जन्मदिन पार्टी में ही गया था, लेकिन रात को घर नहीं लौटा और रोहन के पिता मनोज ने पुलिस को इसकी बात की सूचना भी दी, जिसके बाद छानबीन की गई और गोपाल ने ही बताया कि रात को ही रोहन घर चला गया था। अब पुलिस ने ही कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन खंगालना शुरू कर दिया। रोहन की लोकेशन यूपी के मुरादाबाद की आई और पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 23 जनवरी की ही रात पार्टी में गोपाल के अलावा सुशील और रिंकू भी वहां मौजूद थे। रोहन के फोन की लोकेशन मुरादाबाद के आसपास की शहरों की ही बताई जा रही थी और पुलिस ने रिंकू और सुशील की फोन पे ही लोकेशन भी चेक किया तो पाया कि रोहन की लोकेशन इनकी लोकेशन से मैच कर रही है। जांच में यह भी सामने आया कि रिंकू और सुशील लगातार गोपाल से ही संपर्क में हैं और पुलिस ने ही गोपाल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या की बात को कबूल कर लिया और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ही घर से रोहन का शव 25 जनवरी की रात को ही बरामद कर लिया। फिर पुलिस ने ही सुशील को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 91 और उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार को ही जारी कर दी और आपको बता दें कि पार्टी ने ही सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी को ही देवरिया से टिकट दिया है, जबकि सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से ही उतारा गया है। इसके अलावा अयोध्या से वेव प्रकाश गुप्ता और इलाहाबाद दक्षिण से ही नंद कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि शलभमणि त्रिपाठी पत्रकार रह चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में बीजेपी ज्वाइन की थी और इसके बाद से ही वो बीजेपी संगठन में प्रदेश प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उम्मीदवारों की इस सूची में ही जानकारी बीजेपी ने ही ट्वीट कर दी है। आपको ये भी बता दें कि पार्टी के ही आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए निम्नलिखित प्रत्याशियों के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है और बीजेपी ने ही 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और इससे पहले 206 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। सरकार में ही मंत्री सुरेश पासी को ही जगदीशपुर सुरक्षित से और कूड़ा से ही बीजेपी ने सिंधुजा मिश्रा को ही प्रत्याशी बनाया है। वहीं मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती को ही पट्टी विधानसभा से, मंत्री नंद गोपाल नंदी को ही इलाहाबाद और दक्षिण से ही पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल को ही बहराइच से और मंत्री रमापति शास्त्री को ही मनकानपुर से ही टिकट दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री जयप्रताप सिंह को ही बंसी और मंत्री सतीश त्रिवेदी को इटवा और इसके साथ ही जयप्रकाश निषाद को ही रुद्रपुर, मंत्री सूर्य प्रताप शाही को ही पत्थरदेवा और मंत्री उपेंद्र तिवारी को फैकना से ही उम्मीदवार बनाया गया है।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य कोहरे और बारिश और शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारतीय राज्यों में ही अगले 24 घंटे शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कई क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अनुमान जाहिर कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 से 4 फरवरी तक बारिश समेत ही भारी बर्फबारी हो सकती है। और इसके साथ ही दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि इस पूरे सप्ताह राजधानी में बारिश नहीं होगी, लेकिन हवा की वजह से ही ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि यहां पूरे सप्ताह मौसम साफ रहने के साथ सुबह और शाम को ही अधिक ठंड होने की संभावना जताई गई है। हालांकि दिल्ली में ही 6 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना के साथ ही आसमान में ही आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। फरवरी की शुरुआत में ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान 20 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कोहरा और शीतलहर की चपेट में बना दिख रहा है। हालांकि आज राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 18 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री के रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ही लोग धूप का आनंद उठाते भी दिख रहे हैं और प्रदेश में 8 से ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा का भी प्रभाव है और इसके साथ ही उत्तर पछुआ हवा भी बह रही है। और ऐसे में ही पटना मौसम विभाग ने प्रदेश में ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना समेत बिहार के ही 18 जिलों में कोल्ड की स्थिति के आसार हैं और प्रदेश में अगले 3 दिनों तक ही शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है और राज्य में 2 से ही 3 दिनों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे रहने की भी संभावना है।